निसर्ग उपचार केंद्र विनोबा आश्रम गोत्री वडोदरा की ओर से आपका स्वागत है। प्रस्तुत व्याख्यान दिनांक 19 जनवरी 2020 को केंद्र द्वारा आयोजित सम्मेलन गांधी और आरोग्य में श्री अशोक भार्गव के द्वारा दिया गया था। श्री अशोक भार्गव मेडिको फ्रेंड्स सर्कल वडोदरा के स्थापक सभ्य है। आपके व्याख्यान का विषय था वृद्धावस्था एवं मृत्यु का आनंद। सबसे पहले तो लोपा बहन का धन्यवाद, क्योंकि मुझे जो कुछ बोलना था उसमें से काफ़ी सारी बातें जो हैं उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दी हैं, इसलिए आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। मुझे जो विषय दिया गया था यहाँ बोलने के लिए वो ये था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती उम्र के लोगों का समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करना बड़ा सूक्ष्म विषय है। और अर्थशास्त्र का मैं ज्ञाता नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे से ज़्यादा अच्छे अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, सुदर्शन भाई। तो पहली बात जो है आर्थिक सवाल, जो सुबह अभय ने बात की थी, ये बोल गए मेडिको फ्रेंड सर्कल की बात कही उन्होंने। मेडिको फ्रेंड सर्कल जो है वो डॉक्टर अभय बंग ने बनाया था और मैं उनके साथ में, मैं तो नॉन डॉक्टर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, उनके साथ में वो जो कलम नवीसी का काम करते हैं, क्लर्की का काम करते हैं, वो करता था। तो हम दोनों ने मिलकर जो है ये मेडिको फ्रेंड सर्कल शुरू किया था। ये जो आज की परिस्थिति है, उस आज की परिस्थिति में जो कमाने की उम्र के लोग हैं, यानी 15 साल से 64 साल की उम्र के जो लोग हैं, उन लोगों की संख्या जो विकसित देश है वहाँ पर घट रही है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, एक लाइन जो है दुनिया की बताई हुई है, वो बढ़ने के कारण से घट रही है। उनकी संख्या जो है लगातार घट रही है और आने वाले सालों में काफ़ी घटेगी। ये 2050 तक का ग्राफ यहाँ बताया हुआ है। उससे नुकसान ये होने वाला है कि बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, कमाने वाले लोगों की संख्या घट रही है। तो ये सारे दोष इस पशुपेश में पड़े हुए हैं कि ये दुनिया चलेगी कैसे। ये जो बच्चे हैं और बड़े बूढ़े लोग हैं, उनका प्रबंध कैसे किया जाएगा। हिंदुस्तान की दशा बड़ी अच्छी है। वर्ल्ड बैंक जो है कब से हमको कह रहा था परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन करो, हमने उनकी बात नहीं मानी। अभी हुआ ये है कि हमारे देश में 62% लोग कमाने की उम्र के लायक, यानी सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर कमाने की उम्र के लोग किसी देश के अंदर अगर हों तो हिंदुस्तान है। अभी वर्ल्ड बैंक बोल रहा है ये तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आपका देश तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर सकता है, क्योंकि इतने सारे कमाने वाले लोग आपके यहाँ हैं। हालत हम लोग जानते हैं, कमाने वाले लोग इतने सारे जरूर हैं पर हाथ में काम नहीं है। अभी अच्छा ये है कि कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपको बीच में दिख रहे हैं वो कमाने वाले लोग हैं, और बूढ़े लोगों की संख्या इस तरफ है, बच्चों की संख्या उस तरफ। पर हालत जो सुबह अभय ने बयान की वही है, 10 लाख बच्चे कुपोषण के कारण हर साल मर जाते हैं। 75% जो बूढ़े लोग हैं वो गांव में रहते हैं, उनमें से 1/3 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। 5.5 करोड़ लोग रात को भूखे सो जाते हैं। 5.5 करोड़ लोग, यानी इंग्लैंड की पॉपुलेशन हुई, इंग्लैंड की जनसंख्या हुई। तो हमारी जो परिस्थिति है, कमाने वाले लोग चाहे जितने भी हों, परंतु हमने ऐसा समाज बनाया नहीं है जिस समाज के अंदर जो वंचित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन तक सुविधाएं पहुंच सके और उनको भी 2 समय का खाना मिल सके। ये इकोनॉमी की परिस्थिति है। इसमें जो एक ग्राफ बताया हुआ है गोल, वो है कमाने वाले लोगों की आमदनी, और जो आड़ा ग्राफ दिखाई दे रहा है कत्थई रंग का, वो है कि खर्चा कितना होता है। तो स्वाभाविक है कि जो लोग कमा रहे हैं, यंग उम्र में हैं, उसमें खर्चा कम होता है, कमाई ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे खर्च ज़्यादा होता चला जा रहा है और आमदनी कम होती चली जा रही है।
आने वाले सालों में हमारे देश में अभी 8 करोड़ लोग अंदाजन बड़ी उम्र के हैं, बूढ़े लोग हैं, जो संख्या बढ़कर आने वाले 30 सालों में बढ़कर 35 करोड़ हो जाने वाली है। 35 करोड़ यानी आज जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वो। अमेरिका अपने बूढ़े लोगों की जो देख रेख करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, और जैसा कि अभय ने बताया कि वो लोग इस चिंता में हैं कि क्या होगा और ये क्यों ऐसा हो रहा है, बूढ़े लोगों के ऊपर इतना खर्च क्यों करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर अभी तक, अभय से लेकर लोपा मेहता तक, हमने डॉक्टर लोपा मेहता तक सुना कि वास्तव में उम्र के साथ में जो आपके शरीर में परिवर्तन आते हैं या जो कुछ हो रहा है उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, परंतु ये जो कारपोरेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, ये जो बीमा की कंपनियां हो गई हैं, उन लोगों ने एक ये नया कार्यक्रम शुरू किया हुआ है कि अरे आपको ये हुआ है, आपको छाती में दुख रहा है, आ जाओ। और उसके बाद में फिर जैसा डॉक्टर लोपा मेहता ने बताया, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, आपको बिना आपसे पूछे आपके टेस्ट कर दिए जाएंगे और कोई डॉक्टर अंदर ये तय कर लेगा कि आपकी एंजियोप्लास्टी की जाए, कि आपकी बाईपास की जाए, कि आपको कोई अंदर स्टेंट लगाया जाए, कुछ और लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी अमेरिका का ही स्टडी आया है, इस्चीमिया करके उसका नाम है, अमेरिकन कार्डियोलॉजिकल एसोसिएशन के जो सम्मेलन हुआ उसके अंदर उसके रिजल्ट पेश किए गए और ये कई सारे देशों में अध्ययन किया गया। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि जिन लोगों ने हृदय रोग के लिए स्टेंट लगवाया था या बाईपास सर्जरी करवाई थी, उन लोगों की तुलना में जो लोग खाली दवा ले रहे थे, जिन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं करवाया, उनकी हालत कैसी रही। स्टडी के बाद में ये पता चला कि जो लोग दवा गोली खा रहे थे उन लोगों की उम्र ज़्यादा लंबी निकली, उन लोगों को हार्ट अटैक भी कम आए, उन लोगों के पैसे भी कम खर्च हुए, और जिन लोगों ने सर्जरी करवाई थी, मेजर सर्जरी करवाई थी, ये स्टेंट लगवाए थे या बाईपास सर्जरी करवाई थी, उन लोगों में मृत्यु का प्रमाण भी ज़्यादा था, हार्ट अटैक का प्रमाण भी ज़्यादा था। तो अब ये अगर स्टडी, और ये बड़ी काफ़ी स्टैंडर्ड स्टडी है जिसके ऊपर सभी कार्डियोलॉजिस्ट बैठ के विचार कर रहे हैं, अगर ये स्टडी सच्ची है तो वास्तव में हम लोग जो अस्पतालों में जाकर ये सारे प्रोसीजर करा रहे हैं, और अमेरिका के अंदर तो इन प्रोसीजर्स का जो खर्च है, सालाना खर्च है, वो अबजों डॉलर का है, और ये सारे के सारे अबज डॉलर आप बचा करके शायद बच्चों पे खर्च कर सकते हैं जो कुपोषण से पीड़ित हैं। हमारे देश में ये हर एक उम्र वाले व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है कि जो अभय ने बताया कि जो मुझे मिल रहा है वो दूसरे को भी मिलेगा क्या। हमारे समाज में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, और हम जो हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रोसीजर्स अस्पताल के अंदर जाकर करवा ले रहे हैं। अभी इतनी बात मुझे डेमोग्राफी की करनी थी, आर्थिक परिस्थिति की। अभी जो दूसरी बात करनी है वो ये करनी है कि कई लोगों को ये लगता है कि जिंदगी के अंदर कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ फिलॉसफी होनी चाहिए, तो एक फिलॉसफिकल बात लगती है। पर अभी एक मेडिकल का रिपोर्ट ऐसा आया जिसने ये बताया कि जिन लोगों के जीवन में जीवन का उद्देश्य है, जिनके जीवन के अंदर कोई फिलॉसफी है, ऐसे लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, और ऐसे लोगों का आयुष्य भी जो है वो लंबा होता है। ये मेडिकल स्टडी है, ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, मेडिकल स्टडी है जो ये बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो ज़िंदगी में या बड़ी उम्र में खुश रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी के अंदर कोई अपना उद्देश्य हो। इसी के साथ में जुड़कर ये जो सारा मीडिया है और ये जो कारपोरेट अस्पताल हैं आपको सतत भय में रखते हैं। जो कारपोरेट मीडिया है वो ऐसी खबरें दिखाता रहता है, आपको लगता है कि क्या हो जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है, तो आप लगातार टीवी देखते रहते हैं। तो अगर ये कुछ 2 स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ जो दुनिया भर में अध्ययन हुए हैं कि बड़ी उम्र के अंदर खुश कैसे रहा जाए। तो जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग स्वस्थ रहते हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो ये डूज एंड डोंट्स वहाँ से इकट्ठे किए हैं
और बाकी के जो हैं, जो हम अपने जीवन में पालन करते हैं, मैं और लता अपने जीवन में जो पालन करते हैं, उनमें से ये कुछ खोजे हुए मुद्दे हैं। एक है, टीवी देखना बंद कर दीजिए, अखबारों से परहेज रखिए। अखबार के अंदर भी ऊटपटांग बातें आपको बताई जाती हैं, छापी जाती हैं। दूसरा बहुत ही महत्व का है, ये व्हाट्सएप के ऊपर जो ज्ञान मिलता है। एक कबीर का एक दोहा है कि कथनी बिन करनी करे अज्ञानी की जात, कथनी बिन करनी करे अज्ञानी की जात, जो कूकर भूकत फिरत सुनी सुनाई बात। जैसे कुत्ते एक को भूखता हुआ देखते हैं, दूसरा भौंकने लग जाता है, इसी तरह से अज्ञानी लोग क्या होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ किया होता नहीं, जो सुना हुआ है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये सारे फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा हूँ, फेसबुक पर और ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर किसी ने लिखा कि मुझे नींबू का रस पीने से कैंसर मिट गया, चला दो आगे। दूसरा कुछ और चला देगा। ये पता है कि लोगों को भय है और भय के अंदर लोग कुछ भी करेंगे। जो आपको फॉरवर्ड कर रहा है उसको आप दोबारा से कभी पूछ लीजिएगा कि आपने इस्तेमाल किया है क्या, वो कहेगा नहीं, आगे से आया था। तो ये जो व्हाट्सएप पर चाहे जैसा सोशल ज्ञान भी अगर आपको मिल रहा है, आर्थिक चीज़ों के बारे में मिल रहा है, मेहरबानी करके उसको दरगुजर करें, ध्यान ना दें। इसकी बजाय घर से बाहर निकलें। ये जो लोग अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं, स्लम के अंदर रहने वाले लोग हैं, फेरिया ओछे, साग सब्जी वाले लोग हैं, मैं सब्जी वाले लोगों से बात करता हूँ, उनके पास से इतना बड़ा ज्ञान है और वो लोग कैसे जी रहे हैं, जरा उनके बारे में आप पता लगाएं तो मालूम पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। जो टीवी पर दिखाई दे रहा है वो नहीं, अखबार में दिखाई दे रहा है या व्हाट्सएप में, असली ज्ञान जो है वो घर के बाहर है। इनके साथ में बैठे मिलके बात करें, किताबों से दोस्ती करें। और दूसरा बहुत ही महत्व का है कि बचपन के अंदर जो हमारे मन में कुतूहल था, उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, वो और उत्साह, ऐसा उत्साह और क्यूरियोसिटी बनाए रखें। और अभी अभी एक रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट ये आया कि गुजरात के लोग जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट की तरह घूमने के लिए जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि वहाँ खाने का क्या मिलेगा। बल्कि हमारे यहाँ तो ऐसे टूर ऑर्गेनाइजर हैं जो यहाँ से महाराज लेके जाते हैं साथ में। उनके एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ होता है पेरिस में पात्रा, लंदन में लड्डू। अरे भाई, आप वहाँ गए हो तो जरा देखो कि वहाँ क्या है, वहाँ क्या खाने को मिलता है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं। और जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो चीज़ देखना है, खाना पीना नहीं। पॉइंट्स पूरे करते हैं। आप माउंट आबू गए थे, 15 पॉइंट हो गए, क्या देख कर आए वो कुछ किसी को मालूम नहीं। तो देश और दुनिया घूमे, परंतु बंगाली लोगों की तरह। बंगाली बाबू को आपने कभी देखा होगा, टूरिस्ट, तो उसके पास में 250 पेज की किताब होती है, उसका नाम है भ्रमण शोंगी, टूरिस्ट गाइड। तो भ्रमण शंगी लेके वो लोग घूमते हैं। उसमें लिखा होता है कि आप अगर यहाँ जा रहे हैं तो क्या देखना है, यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो किसकी दुकान के ऊपर जलेबी अच्छी मिलती है, वो तो उसमें लिखा हुआ है। तो कम से कम जब भी घूम रहे हैं तो कुछ खोजने के लिए घूमें, खाली लड्डू खाने के लिए नहीं। दूसरा है कि जीवन का उद्देश्य, जो गीता के अंदर भी स्वधर्म कहा गया है, समाज के जो साधनहीन लोग हैं, समाज के जो दूसरे पिछड़े हुए तबके हैं, उनके लिए कुछ काम करें। अपनी जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं का उनके लिए उपयोग करें। दूसरा, प्रकृति से नाता जोड़ें, अपना कार्बन फुटप्रिंट घटाएं, जितना हो सके पृथ्वी के ऊपर अपना बोझ, क्योंकि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और हम चाहे जैसी चीज़ों को कंज्यूम करते रहेंगे, चाहे जितना पैसे हैं हमारे पास तो इस्तेमाल करते रहेंगे, मेडिक्लेम से पैसा ले लिया और बिना ज़रूरत का ऑपरेशन करा लिया, उसकी तुलना में अच्छा है कि इस पैसे का बंटवारा इस तरह से हो कि बाकी के लोग भी अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सकें। सूर्य कुकर में खाना बनाएं, हम लोग बनाते हैं। हम लोग हमेशा अपना खाना सूर्य कुकर में बनाते हैं, जब बादल होते हैं उतने दिन नहीं। हमारे साल भर के अंदर 2 ही एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, साल भर में 2 ही एलपीजी के सिलेंडर आते हैं। पर सूर्य कुकर का बना हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि आपको स्वर्ग का आनंद देता है। स्लो कुकिंग जो होता है उसमें सारे के सारे विटामिन रहते हैं। तो
ये बहुत आसान काम है। और अपने देश, अब गुजरात में तो इतना धूप होती है कि हर एक छत के ऊपर सूर्य कुकर लगा ही सकते हैं। सबसे महत्व की बात है उम्र के साथ में रोज कुछ नया सीखता रहे। अभी पिछले सप्ताह मैंने सीखा कि ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन कैसे बनाना। उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन बना दो और अंग्रेजी में बनाना या हिंदी में करना वगैरह वगैरह। तो हिंदी के फॉन्ट्स कहाँ हैं वो खोजने के अंदर मेरे 2 दिन लग गए, पर वो हुआ। तो रोज जो है कुछ नया सीखना चाहिए, और सीखने के लिए जो है वो कोई उम्र बड़ी नहीं होती। दूसरी एक आपको राज की बात बताता हूँ। मैं फेसबुक के ऊपर हूँ, और फेसबुक के ऊपर मेरे ग्रुप में 1400 लड़के लड़कियां हैं, यंग उम्र के, जिनकी उम्र जो है वो 15 साल से लेकर 30 साल की है। और ये क्यों है? इनके पास से मैं सीखता हूं। तो अगर आपको कुछ सीखना है, नया सीखना है, तो यंग लोगों को अपना मेंटर बनाइए, यंग लोगों को अपना गुरु बनाइए और उनके पास से सीखिए, तब आपको मजा आएगा सीखने का। ये एक आदिवासी बहन है जो 80 साल की उम्र में, 80 साल की वो है, 70 साल की उम्र में उन्होंने पेंटिंग करना सीखा था। आज उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनियां पेरिस में और मिलान में होती। अब ये डेथ के बारे में बहुत सारी बात हुई। अब आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो इसके लिए कि डेथ जो है, अगर उसका भय निकल जाए मन से, अगर उसका भय निकल जाए, तो फिर आपको ये सारी बीमारियां, बुढ़ापा, ये कुछ भी सताएगा नहीं, और डॉक्टर कुछ भी सताएगा नहीं, अगर भय निकल गया है तो। और गांधी जी ने अपने सारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो था हिंदुस्तान के लोगों के मन में से भय निकालने का, सभी प्रकार का भय। अंग्रेजों का भी भय निकालने की बात थी और दूसरा की। और गांधी जी ने कई जगह के ऊपर ये बात बहुत साफ तरीके से लिखी है कि मृत्यु को अपना मित्र बनाइए, मृत्यु को अपना मित्र बनाइए, आपके सारे जो सवाल हैं वो आसान हो जाएंगे। ये गीता का ज्ञान है, सभी लोग बोल चुके हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं बहुत बोलूँगा नहीं, पर मैं अपनी बात करता हूँ। मैं 19 साल का था जब तरुण शांति सेना के किसी शिविर में गया था, और वहाँ किसी ने मुझे विनोबा की गीता प्रवचन करके किताब भेंट में दे दी। वो गीता प्रवचन किताब मैंने पढ़ने की शुरुआत की। पहला अध्याय पढ़ गया, तो दूसरा अध्याय आया है तो विनोबा ने लिखा कि सारी गीता का सार दूसरे अध्याय में ही लिखा हुआ है। उसके अंदर 3-4 बातें थी। देह की नश्वरता, आत्मा की अमरता, स्वधर्म की अबाध्यता। तो आत्मा के बारे में तो मैं कुछ उस समय भी नहीं समझा, आज भी नहीं समझता हूँ, पर शरीर नश्वर है वो बात गले उतर गई। तो उस दिन से मेरा मृत्यु से भय चला गया। मृत्यु का भय जो है वो उस एक वाक्य से चला गया। बाद में आया स्वधर्म की अबाध्यता। स्वधर्म क्या है? जैसा अभय ने बहुत अच्छी तरह से ये किया कि समाज के लिए और आपकी जो लायकात है, आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट का इस्तेमाल आप समाज के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, वो है स्वधर्म। तो ये पढ़ने के बारे में, स्वधर्म खोजने में भी आसानी हो गई, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरा था उसमें कि आसक्ति और मोह, वो आपको परेशानी में डाल सकता है स्वधर्म का पालन करने में। तो ये पढ़ते पढ़ते ये भी ख्याल में आया कि पैसा, भौतिक चीज़ें, संबंध, इनमें से आसक्ति और मोह अगर आपका चला जाता है तो वो भी वहाँ से छोड़ने की शुरुआत की। मैं अभी भी अपना जीवन बिना बहुत पोजीशन के जीता हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नौकरी नहीं की, कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। तो उससे जो शांति मिलती है, उससे जो ज़िंदगी जीने में और लाइफ का पर्पस मिल गया, जीवन का उद्देश्य मिल गया, और उस उद्देश्य पे चलने की। तो यहाँ तक पढ़ते पढ़ते मैं आया तो मुझे लगा कि इतना जो जीवन में अगर उतार लिया जाए तो काफ़ी हो गया। तो उसके आगे का जो गीता प्रवचन है वो भी मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कभी गीता पढ़ी ही नहीं। गीता के श्लोक भी मुझे, वो जो अखबार वगैरह में छपते रहते हैं, इसलिए एक आध श्लोक मुझे शायद याद होगा, पर मैंने अपने जीवन में कभी गीता पढ़ी नहीं। जो विनोबा के गीता प्रवचन है, उस प्रवचन के कुल 4 प्रवचन, और वो 4 प्रवचन अभी भी मुझे मुंह ज़बानी याद है, बस उतने ही पढ़े थे, और उसी का पालन करते करते जो है
वो जिंदगी के इस मुकाम के ऊपर हम आए। ये एक राज की बात है, मैंने कभी किसी को बताई नहीं है, पर एक हमारे दुखी होने का कारण जो मुझे समझ में आया बाद में, वो समझ में यह आया कि हम लोग गीता का पाठ करते हैं। मैंने काफ़ी सारे गांधीयन, सर्वोदयी दूसरे लोगों को देखा है जो पूरी गीता उनको कंठस्थ भी है और रोज गीता का पाठ करते हैं। कुछ लोग उठ के रोज दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। अब ये जो गीता है वो एक मैन्युअल है, ये अपनी भाषा में कहें तो रेसिपी है, गुलाब जामुन की रेसिपी है। अब गुलाब जामुन की रेसिपी का मतलब ये है कि आप उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करिए, उनको मिलाइए, वो कढ़ाई के अंदर डाल के सेकिए, वगैरह वगैरह करने का है। अगर आप रेसिपी का रोज पाठ करें, रोज सुबह उठ के रेसिपी का पाठ करें, तो गुलाब जामुन का मजा नहीं आने वाला। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, चाहे वो पतंजलि योग का करते हो या तो गीता का करता हूँ। पतंजलि में अभय बोला भी सुबह, मेरा खत्म ही होना है, यम और नियम से शुरू होता है, वो यम नियम में कोई पढ़ता ही नहीं, ठीक है। आखिरी मेरी बात जो है, ये एक उर्दू का शेर है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है पर रिहा होने से डरता है। मैं एक मीटिंग के सिलसिले में बाली गया था, इंडोनेशिया का एक देश है, और वहाँ मैं पूछ रहा था लोगों से कि भाई आपके यहाँ देखने जैसा क्या है। तो उन्होंने कहा साहब हमेशा तो नहीं मिलता है देखने के लिए, पर 1-2 साल बाद आप आएँ तो शायद देखने को मिल जाए। पर मैंने कहा होता क्या है? कहा क्रीमेशन। क्रीमेशन? अब ये जो बाली है वो हिंदू द्वीप है। बाली के अंदर, इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम कंट्री है, पर बाली जो है वो प्रीडोमिनेंटली हिंदू है, और वहाँ पर मरण का उत्सव मनाया जाता है। गीता के ज्ञान का जो पालन है वो इन लोगों ने किया है। जैसे ही घर के अंदर मरण होता है, घर में खुशी का माहौल छा जाता है, लोग बाग नाचने कूदने लग जाते हैं, घर के अंदर मिठाइयाँ बनने की शुरुआत हो जाती, सारा गांव इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शामिल होता है। अगर आप उसमें देखेंगे, 3 मिनट की वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके अंदर, और वहाँ ये परंपरा है कि एक बैल का या तो भैंस का एक मूर्ति जैसी कागज़ की बनाते हैं, उसके अंदर जो है वो बॉडी को रखा जाता है, और उसको फिर गाते बजाते हुए वो सब लोग लेके जाते हैं। और वो इतना माहौल खुशी का होता है कि वहाँ आइसक्रीम बेचने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, गुब्बारे वाला, वो सब साथ साथ चलते रहते हैं क्योंकि बच्चे इकट्ठे हुए हैं। तो इस हंसी खुशी के माहौल में दूसरा ये है कि उसके ऊपर खर्चा होता है, तो काफ़ी गरीब लोग हैं वो राह देखते हैं कि भाई जब पैसे इकट्ठे हो जाएं तब ये करें। तो बॉडी को मम्मी की तरह से बनाकर रखते हैं, और फिर जो है जब 4-5 मम्मियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तब अंतिम संस्कार किया जाता है और पैसे जो हैं बांट लिए जाते हैं। जी। Ceremonies. And in today's video I'm gonna show you and explain you a little bit about one of the biggest ceremonies which happens today in Sabali village close to Ubud, and it's called cremation. To attend this, let's say, event, I have to wear this beautiful traditional outfit which is called kabaya. ये बॉडी को लेकर आ रहे हैं, ये बैल के इसमें बॉडी उन्होंने रखी। 2 में से एक आदमी मर गया है, पर दोनों का पुतला लगाकर चला रहे हैं।
ये आइसक्रीम वाला है, ये पानी पूरी वाला। उत्साह देखिए, चल रहा है तब। उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि अरे आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, तो ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हाँ, या तो इस आत्मा को पुनर्जन्म मिलेगा और या तो इसको मोक्ष मिलेगा। तो ऐसे समय के ऊपर खुशी मनाना चाहिए। तो एक भी आदमी रोता नहीं है, आंसू गिराने की मनाही है कि कोई भी एक आंसू भी टपकना नहीं चाहिए। तो जिस तरह से उनका ये है, क्या बाली के लोगों के पास से हम सीख सकते हैं कि मृत्यु जो है हमारी ऐसी आनंददायक हो। धन्यवाद।